गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून हो गया है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून शुभी। कुछ दिया था प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने को बोला था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों ने कर लिया होगा। आंसर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नेट प्रॉफिट 13,200। किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। 13,200 बैलेंस शीट बनाया तो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,06,340। बैलेंस शीट टोटल 1,06,340। ओके, तो चलिए ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल भी निकाला होगा। कितना आ रहा है कैपिटल? ओपनिंग आ रहा है 83,300 और क्लोजिंग कैपिटल यदि आपने एडजस्टमेंट्स के साथ निकाला है या बिना एडजस्टमेंट के निकाला है उस पर डिपेंड करता है। यदि आपने एडजस्टमेंट के बिना निकाला है और एडजस्टमेंट्स बाद में किए हैं तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आना चाहिए 1,04,910। 1,04,910। फाइन। तो आगे मूव करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन मेथड, और कन्वर्जन मेथड में हमने कल बात की थी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की, कि टोटल डेटर अकाउंट, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट किस तरह से हम डिजाइन करेंगे और किस तरह से हम बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट या कन्वर्जन मेथड पे यदि हम फाइनल अकाउंट मेथड या कन्वर्जन मेथड की हम बात करते हैं तो कंप्लीट हमें फाइनल अकाउंट्स ड्रॉ करने रहेंगे। और उन फाइनल अकाउंट्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहीं से इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जहां टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर, बीआर, बीपी, इन अकाउंट्स को बना के हमारा मेन पर्पस होगा सेल्स कैलकुलेट करना, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज आइडेंटिफाई करना। और इफ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस आर अवेलेबल तो हम डेटर्स के बैलेंसेस या क्रेडिटर के बैलेंसेस यहां से आइडेंटिफाई करेंगे फॉर बैलेंस शीट पर्पस। तो दैट डिपेंड कि एक्चुअली विच टर्म इज मिसिंग देयर। ठीक है, तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ऑन द अदर पार्ट, पहले हम टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर के कॉन्सेप्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करके एक एक पॉइंट के एग्जांपल्स करते चलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते चलेंगे, ताकि जब हम कंप्लीट क्वेश्चंस पे आए तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर रहें। फाइन। तो here we have question number 4. From the following information, for the month of March, furnished by Jaya and Company, prepare total debtor account. टोटल डेटर अकाउंट हमें बनाना है। तो टोटल डेटर अकाउंट बनाने के लिए चलिए इसमें सॉल्यूशन स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे, नया बनाएंगे। टोटल डेटर अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
नाउ बाकी इंफॉर्मेशंस को देखते हैं। तो वी हैव सेल्स, लेकिन सेल्स में हमें दिया है सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स, बट हमें चाहिए यहां पे सिर्फ सेल्स क्रेडिट पार्ट ओनली। तो आउट ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ 68,000 7,000 कैश सेल्स दिया है, तो आर क्रेडिट सेल्स कम्स एट 61,000। कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाय कैश, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 57,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर बाय डिस्काउंट अलाउड 2,000। bad debt written off by bad debts 1,500। check received by bank 10,000। check dishonor to bank 2,000। रिटर्न इनवर्ड, दैट इज आर सेल्स रिटर्न। बट अब ये कंफर्म करना है कि ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये कैश सेल्स वाला है या क्रेडिट सेल वाला। सो इट इज नॉट क्लियर, तो वी आर अज्यूमिंग इट इज क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो बाय सेल्स रिटर्न 700। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड कुछ नहीं होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं, कोई काम नहीं है। बैलेंस ओपनिंग 20,000। अब आप देखिए क्या मिसिंग आ रहा है। हमारे पास क्रेडिट साइड पे शॉर्टेज है, और क्रेडिट साइड की शॉर्टेज में दो मेन पॉइंट होते हैं, बैलेंस एंड कलेक्शन। तो बैलेंस मिसिंग है, बैलेंस इज 11,800। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, और ये बन गया हमारा टोटल डेटर अकाउंट। आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, सिंपल टोटल डेटर अकाउंट। एक्चुअली ये सारे मेन क्वेश्चन के पार्ट हैं। हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक एग्जांपल को इस तरह से लेते हुए चल रहे हैं मेन क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए। ओके, चेक कर लीजिए, कोई डाउट? ऑल गुड, फाइन। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सेज फाइंड टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज। टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज कैलकुलेट करने को बोला गया है। दैट मींस हमारे पास सेल्स मिसिंग होनी चाहिए। अब सेल्स मिसिंग का मतलब क्रेडिट सेल्स या कैश सेल्स। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन को, यदि हमने देखा तो यहां आप देखेंगे तो कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस प्रोवाइडेड है। कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस हमें गिवन है, और कैश सेल्स कैश परचेजेस गिवन है, इसका मतलब क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस मिसिंग है। तो एक बार पूरे क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज कंफर्म कि वी आर इन नीड ऑफ टोटल डेटर अकाउंट एज वेल एज टोटल क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि टोटल डेटर से आपको क्रेडिट सेल्स मिलेगा जो कि मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे, और टोटल क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज मिलेगा। इंफॉर्मेशन देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, BR received during the period। मैं सिर्फ डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मार्क कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, endorsed bill dishonored,
यानी बिल हमने इंडोर्स किया होगा और वो डिसऑनर हो गया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न, बीआर डिस्काउंटेड। यार बीआर का इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, इसका मतलब बीआर अकाउंट भी बना लें साथ में, क्वाइट पॉसिबल कि वहां कुछ मिसिंग मिल जाए हमें। ठीक है, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बैड डेट रिकवर्ड नॉट यूजेबल, बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर एंड बीआर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स, डेटर क्लोजिंग बैलेंस। तो डेटर और बीआर से रिलेटेड हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो चलते हैं डेटर अकाउंट बनाते हैं और डेटर के साथ बीआर अकाउंट भी बनाते हैं। क्रेडिटर अकाउंट भी ड्रॉ कर लें, बिकॉज इंफॉर्मेशन को हम ढूंढ के नहीं लिखने वाले, इंफॉर्मेशन को हम लिखने वाले हैं। तो जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास आती चलेगी, वो जिस अकाउंट में जाएगी उस अकाउंट में उसका डबल एंट्री जो भी होगा हम साथ में करने वाले हैं। आर इन वी आर इन नीड ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, तो आई डोंट थिंक सो बिल्स पेबल से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर वो डायरेक्टली दिया हुआ है जिसका क्रेडिटर से कनेक्शन होता है। चलिए देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम साथ में चलेंगे, अदरवाइज इन अकाउंट्स को स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस। बैलेंसेस हमने ड्रॉ कर दिए। डेटर और बीआर के बैलेंसेस डेबिट साइड पे, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट साइड पे। नाउ आगे चलें और क्वेश्चन उठाएं और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन में देखिए और जो जो इंफॉर्मेशन है उन्हें लिखते चलिए। सबसे पहले डेटर ओपनिंग बैलेंस 70,000, डेटर ओपनिंग बैलेंस 70,000, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस 81,000, क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस 81,000। ठीक है, नेक्स्ट, बीआर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बीआर रिसीव्ड जनरल एंट्री बोलो, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बीआर में लिखेंगे टू डेटर्स और डेटर्स में लिखेंगे बाय बीआर। ये एंट्रीज याद हैं तो डबल एंट्री करते हुए चलना है ताकि गड़बड़ ना हो, हर ट्रांजैक्शन का एंट्री बनाते हुए चलेंगे साथ में। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, पहले एक साइड पूरा कर लेते हैं। बिल्स पेबल इशूड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स पेबल इशूड जनरल एंट्री बोलेंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर में आ जाएगा टू बिल्स पेबल 53,000, और यदि हम बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं तो वहां आ जाएगा टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, डेटर में बाय कैश, कैश पेड टू सप्लायर, तो
क्रेडिटर के अकाउंट में टू कैश। बैड डेट रिकवर्ड कोई मतलब नहीं है। बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर, एंट्री क्या होती है बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर का? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर का एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो क्रेडिटर में आएगा टू बी आर, क्रेडिटर में टू बी आर, और बी आर अकाउंट में बाय क्रेडिटर। इट इज बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर। इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है मैंने। फाइन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बी आर डिसऑनर बाय कस्टमर, बी आर डिसऑनर के एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो डेटर्स में टू बी आर और बी आर में बाय डेटर्स। जनरल एंट्री बनाते चलो बस। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउ किया है हमें, क्रेडिटर allowed discount to us, it is our income, creditor account debit to discount allowed, तो डिस्काउंट रिसीव लिख देंगे हम। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो डेटर में आएगा बाय डिस्काउंट अलाउड, गॉट इट। बस आराम से जनरल एंट्रीज देखते चलिए। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, इंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर, तो मैंने आपको बताया था बीआर के ट्रांजैक्शन में कस्टमर का बीआर डिसऑनर होता है तो एंट्री होता है डेटर टू बीआर, इंडोर्स्ड बीआर डिसऑनर होता है तो एंट्री होता है डेटर टू क्रेडिटर, जिधर से आ रहा है उसको क्रेडिट करना है, जिधर जा रहा है उसको डेबिट करना है। डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर होता है तो बैंक से आता है डेटर को जाता है, तो इंडोर्स बिल डिसऑनर का जनरल एंट्री बनता है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो डेटर में लिखेंगे टू क्रेडिटर, डेटर में टू क्रेडिटर एंड क्रेडिटर में बाय डेटर। फाइन, ऐसा लग रहा है ना वापस हम बहुत पीछे चले गए हैं, सिंपल जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। सेल्स रिटर्न, डेटर अकाउंट के अंदर बाय सेल्स रिटर्न, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड के अंदर एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, डिस्काउंट है तो अलग से आएगा, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो बी आर में आएगा बाय बैंक। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, बैंक से मिलेगा, बैंक से मिलेगा, एंट्री होगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बैंक,
और फिर वो बीआर जाएगा डेटर के पास, तो हम एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब यहां पे बैंक ट्रांजैक्शन यदि साथ में है और हम एक डायरेक्ट एंट्री बनाना चाहें तो हम डायरेक्ट एंट्री क्या बनाएंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सोच लीजिए आराम से। डेटर डायरेक्ट एंट्री बनेगा डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर में आ जाएगा टू बैंक 2000। कैश सेल्स बाद में काम आएगा, कैश परचेज बाद में काम आएगा। नाउ वी हैव क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 82,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 95,000। सारा एंट्री सारा इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दिया हमने, सारा इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दिया हमने। नाउ बैलेंसिंग फिगर की तरफ चलते हैं, क्या मिसिंग है सर? क्रेडिटर में क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस मिसिंग है, बीआर के अंदर क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, और डेटर के अंदर क्रेडिट सेल्स मिसिंग है। तो चलिए लगाइए फटाफट से टोटल और निकाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट। क्रेडिट सेल्स आ गया हमारा 2,25,000। चेक कर लो फटाफट से। फाइन, ओके। बीआर अकाउंट $7,000, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस। बेसिकली इट इज नॉट नीडेड, तो बीआर अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं था हमको, लेकिन हमने बीआर अकाउंट बनाया, बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। क्रेडिटर चेक करके फटाफट आंसर दीजिए, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस टोटल आ रहा है हमारा 3,54,000, बैलेंस इज 2,70,000। तो ऑल गुड, यहां तक सब क्लियर। नाउ कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड परचेज एंड सेल्स। टोटल सेल्स, cash sales, it is given in question. We have cash sales, cash sales is, देखते हैं 1,68,500। क्रेडिट सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया बैलेंसिंग फिगर डेटर अकाउंट का 2,25,000 रुपीज। टोटल सेल्स 3,93,500, that will go to trading account. Cash purchase 1,97,800, credit purchase
2,70,000 is your total purchase. 4,67,800, and that's all about this question. Question number 5. आराम से एक बार अपने सॉल्यूशन को वापस चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, देखो कोई भी डाउटफुल मैटर है क्या हमारे पास। सो इट्स लुकिंग गुड, सिंपल। तो अभी तक बहुत आसान सा चीज चलता आ रहा है। फाइन, ओके, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें चाहिए नेट सेल्स, नेट परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स, नेट परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात आई तो एक स्टेप अहेड आगे चलेंगे, और वो स्टेप है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी देखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, नेट यानी माइनस परचेज रिटर्न, और यदि आप माइनस नहीं करते तो क्रेडिट साइड पे आप शो करेंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें वेजेस, पावर जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। बाय सेल्स, नेट बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड 2 जीपी। ये होता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को यदि आप इक्वेशन के थ्रू देखना चाहें तो कैसे हम इक्वेशन के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं? तो सबसे पहले हमें मिलता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इक्वेशन यदि हम रखें, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा COGS का इक्वेशन सॉर्ट ऑफ होता है। अब इस इक्वेशन से यदि मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालने का रहेगा तो मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग प्लस परचेजेस नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस COGS। तो until unless क्वेश्चन आस्क फॉर ट्रेडिंग, आप इक्वेशन यूज करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, COGS is sales minus GP. COGS is sales minus GP. तो यूजिंग 3 इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन आप ध्यान रखिए, इससे परचेजेस का भी कैलकुलेशन हो सकता है। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कैश परचेज और आपके पास ये बाकी इंफॉर्मेशन है, तो यहां से टोटल परचेज निकालेंगे, उसमें से कैश परचेज हटाएंगे, यू विल गेट क्रेडिट परचेज, और वो क्रेडिट परचेज आपका क्रेडिटर अकाउंट में हेल्प करेगा। तो कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्रेडिटर में क्रेडिट परचेज आपको मिले, क्रेडिटर का क्रेडिट परचेज पहले से अलग तरीके से भी मालूम किया जा सकता है। तो सब कुछ जब हम कंसोलिडेटेड क्वेश्चन पे चलेंगे तब हमें ये देखना पड़ेगा कि कहां से क्या चीज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम्प्लीट है।
तो इनकम्प्लीट से जहां से जो चीज जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ढूंढ के लाना पड़ेगा। फाइन, तो ये बात हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए, तो अब पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे सभी फटाफट, आराम से क्वेश्चन को समझें, फिर डिस्कस शुरू करते हैं। तो नेट सेल्स, उसके लिए पहले हमें डेटर से क्रेडिट सेल्स निकालना रहेगा। नेट परचेस, उसके लिए पहले हमें क्रेडिटर से परचेस निकालना रहेगा। सॉरी, पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स हमें बनाने हैं, क्योंकि क्या क्या मिसिंग है। डेटर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल, क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल, बिल्स पेबल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल। ओपनिंग स्टॉक मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। बीआर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस इज अवेलेबल। बिल्स पेबल एंड बीआर की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्यों दिए हैं सर? हो सकता है बीआर रिसीव्ड और बिल एक्सेप्टेड वो मिसिंग हो। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, बिल्स पेबल डिस्चार्ज्ड यानी हमने बिल का पेमेंट किया है, अपने बिल्स पेबल का पेमेंट किया है। बीआर कलेक्टेड, बीआर का अमाउंट रिसीव हुआ है। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न आउटवर्ड। बेड डेट्स, बीआर डिसऑनर्ड। कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश सेल्स, कैश परचेज, सेलिंग प्राइस ऑन गुड्स बीइंग कॉस्ट प्लस 25% for the calculation of cost of goods sold. Got it? So here we have to prepare 4 accounts: debtor, creditor, BR, BP. Draw it फटाफट से। डेटर, क्रेडिटर, BR, BP, चारों अकाउंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Draw all the 4 accounts: debtor, creditor, BR, BP. चलिए बैलेंसेस ले लेते हैं क्वेश्चन से।
क्वेश्चन में हमारे पास डेटर बैलेंसेस, बीआर बैलेंसेस, क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंसेस ऑफ बीआर, ओपनिंग बैलेंस 8800 and closing balance is 7000. Data opening balance 31800 and closing balance 26500. Creditor bills payable opening balance 21000, closing 29000. Creditor opening balance 24000 and closing balance 16000. All balances are done. I think यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक एक इंफॉर्मेशन के साथ चलें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय डिस्काउंट अलाउड ₹1000. डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर क्रेडिटर में डेबिट साइड पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 800. बिल्स पेबल डिस्चार्ज, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, एंट्री होता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बिल्स पेबल में जाके लिखेंगे टू बैंक, बिल्स पेबल में टू बैंक 35,600. बीआर कलेक्टेड, यानी कलेक्शन आया बीआर का, एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर में आएगा बाय बैंक. देखो याद नहीं करना है अकाउंट के डेबिट में जाएगा क्रेडिट में, जनरल एंट्री बना के करना, श्योरिटी रहेगा कि वो गलत नहीं है. बाय बैंक 20,900. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में आएगा बाय सेल्स रिटर्न 8700. परचेज रिटर्न क्रेडिटर के डेबिट में, टू परचेज रिटर्न 4800. परचेज रिटर्न का एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर में जाएंगे टू परचेज रिटर्न 4800. बेड डेट्स, बेड डेट्स का एंट्री होता है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स में बाय बेड डेट्स, डेटर्स में बाय बेड डेट्स 2800. बीआर डिसऑनर, बीआर डिसऑनर का एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, डेटर्स में टू बीआर, लेकिन काउंटर एंट्री भी करना है क्योंकि हमने बीआर अकाउंट भी बनाया है, तो बीआर में आएगा बाय डेटर्स. कैश क्लियर है, एंट्री साथ में आराम से करते चलें. कैश, कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, जर्नल एंट्री विल बी creditor account debit to cash, creditor account debit to cash, creditor के अकाउंट में to cash. ठीक है. नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश मिला, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एक्सक्यूज मी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में आएगा बाय कैश 69,000. कैश सेल्स नॉट रिलेटेड,
कैश परचेजेस नॉट रिलेटेड, हो गया सारा ट्रांजैक्शन पोस्ट। सारा ट्रांजैक्शन लिखने के बाद अब चेक करें मिसिंग क्या रहा। सर ऑब्वियसली क्रेडिट सेल मिसिंग है डेटर्स में से, लेकिन बीआर पहले चेक करो। बीआर में क्या मिसिंग है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने क्या बात की थी बीआर के अकाउंट में, याद करिए। बीआर के अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बीआर रिसीव्ड, बीआर इनकेश्ड, ये चार मेन इंफॉर्मेशन होती है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बीआर रिसीव्ड और बीआर एनकेश्ड या बीआर एनकेश्ड, ये चार इंफॉर्मेशन होती है। शॉर्टेज किधर आ रहा है? बैलेंस किधर आ रहा है? सब बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है। डेबिट साइड पे दो ही इंफॉर्मेशन होती है, ओपनिंग बीआर और बीआर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो डेफिनेटली यहां पे बीआर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग है। अब बीआर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग है तो एंट्री होगा, बीआर रिसीव्ड का एंट्री होता है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, पहले डेटर का बैलेंस निकाल दोगे रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे पहले बीआर अकाउंट क्लोज करना है, बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करना है, तब डेटर और क्रेडिट पे जाना है, क्योंकि बीआर और बिल्स पेबल अकाउंट का डेटर क्रेडिटर पे इंपैक्ट आता है। बीआर में बैलेंस इधर टोटल चेक करते हैं, हमारे पास टोटल आ रही है 29,700 and the balancing figure 20,900. It's our balancing figure and the entry will be BR account debit to debtors. तो debtors में भी by BR 20,900 आना चाहिए। ये काउंटर एंट्री ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसफर एंट्री ध्यान रखिएगा, ये ऊपर से ट्रांसफर होके आ रही है हमारी एंट्री। ठीक है, ये यहां से डबल एंट्री घूमता हुआ यहां पहुंचा है हमारा। अब डेटर आप क्लोज कर सकते हो। डेटर का बैलेंस सेल्स, $95,300. It's your credit sales balancing figure. वापस आपको शो कर रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और डेटर अकाउंट भी समझ में आ गया। बोलो कोई डाउट? इजी सिंपल है ना, बस ये एक चीज समझ में आ गया। बीआर अकाउंट भी बन रहा है तो पहले बीआर को क्लोज करना है। बीआर क्लोज करके देखेंगे कि कहीं वो बीआर रिसीव्ड का इंफॉर्मेशन तो मिसिंग नहीं था वहां पे, यदि है तो वो हमारे डेटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसका डबल एंट्री बनता है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर में भी टू बीआर बाय बीआर का एंट्री डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका डेटर अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? माइंड में क्लैरिटी आती चल रही है कि क्या क्या हमें 95,300 शुड बी करेक्ट आंसर है बेटा। वेरी गुड गुड वेरी गुड। क्रेडिटर, अभी क्रेडिटर क्लोज करने से पहले बिल्स पेबल अकाउंट देखो। बिल्स पेबल अकाउंट में अगेन 4 इंफॉर्मेशन आर देयर, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे और बीआर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस एंड बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था तो मिसिंग क्या है? बिल्स एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना बिल एक्सेप्ट किया? बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल।
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर में भी एंट्री और बिल्स पेबल में भी एंट्री। बिल्स पेबल में हमने लिखा टू क्रेडिटर और क्रेडिटर में हम लिखेंगे बाय बिल्स पेबल। उल्टा बोल गया मैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में लिखेंगे बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर में लिखेंगे टू बिल्स पेबल। करेक्ट। तो बिल्स पेबल का बैलेंस निकाल लीजिए। 64,600 बैलेंसिंग फिगर 43,600 और ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा क्रेडिटर के अकाउंट में डबल एंट्री से 43,600। What do you think? Clear? आराम से चेक करो। बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर का बैलेंस निकालेंगे। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, $1,61,200 क्रेडिट परचेज मिल गया। ऑल गुड, क्लियर, सब बात समझ में आ गया। सो वी हैव क्रेडिट परचेज नाउ, वी हैव क्रेडिट सेल्स नाउ, बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर से आगे चल के चारों अकाउंट्स को एक साथ बना के लाएं जहां उनका इंटरलिंक समझ में आया। अब इस इंटरलिंकेज से आगे चले तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर नेट सेल्स, नेट परचेज। व्हाट इज नेट सेल्स? नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, कैलकुलेटेड, गुड गुड। सेल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। ठीक है, तो सेल्स में हम क्रेडिट सेल्स लेंगे जो डेटर से आया, कैश सेल्स लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है, और सेल्स रिटर्न हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर अकाउंट में भी मेंशन है, वो माइनस करेंगे, देन यू विल गेट नेट सेल्स। चलिए बनाए स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट सेल्स। क्रेडिट सेल्स एज पर डेटर अकाउंट कितना आया था? क्रेडिट सेल्स 95,300। कैश सेल्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, कैश सेल्स 40,900। टोटल सेल्स 1,36,200 इज आर टोटल सेल्स, और इसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, दैट इज रिटर्न इनवर्ड 87,000, 8,700। 1,27,500 is your net sales. परफेक्ट। चलिए नेट परचेज निकालने, सेम प्रोसेस से। नोट कर लो, नोट कर लो सर, टाइम दे दिया करो, आपके पास तो स्टेटमेंट बना रहता है, सिर्फ अमाउंट डाल देते हो। हमें तो लिखना पड़ेगा ना। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आप लोगों के पास ऑप्शन भी तो है पॉज करके लिखने का। मैं बोलता रहूंगा, आप मुझे बोलने से पॉज कर लीजिए। नेट परचेजेस, नेट परचेजेस पे आते हैं। क्रेडिट परचेज एज पर क्रेडिटर अकाउंट 1,61,200। कैश परचेज एज पर गिवन इन क्वेश्चन 1,03,200। टोटल परचेज 1,64,400 माइनस
माइनस परचेज रिटर्न आउटवर्ड 4800, 2,59,600, ये हो गया आपका नेट परचेज। अभी हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए इधर वी कैन यूज ट्रेडिंग अकाउंट और वी कैन यूज दैट इक्वेशन COGS एंड ऑल। तो हमने इक्वेशन ड्रॉ किया था, हमने लिखा था सेल्स माइनस जीपी से COGS मिलेगा और COGS को यहां यूज करके वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले COGS बोले। सर COGS के लिए इसने बोला है द यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस इज बीइंग कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट पे 25%, जीपी इज ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, और हमें कॉस्ट नहीं सेल्स मालूम है। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 6, जीपी इज 25% और 1/4 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/5 on sales. So the GP will be, नेट सेल कितना आया था हमारा 127,500, 25,500 का जीपी मिल गया हमें। नेट सेल पे निकालना है, टोटल सेल पे नहीं, ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो नेट सेल आएगा उसी पे जीपी कैलकुलेट होगा, तो नेट सेल पे जीपी कैलकुलेट करना है, नॉट ऑन टोटल सेल्स। ये क्लियर है? ये शॉर्टकट आपको पता ही है। 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/5 ऑन सेल्स। हमें रेट ऑफ जीपी किस पे दिया है? कॉस्ट पे, बट वी डोंट हैव कॉस्ट, हमें जीपी निकालना पड़ रहा है सेल्स पे। तो आपको रेट ऑफ जीपी को कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करना, कॉस्ट से सेल्स पे कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में +1, सेल्स से कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में -1। ठीक है, ओके। तो जीपी आ गया, COGS सेल्स माइनस जीपी 1 लाख, सेल्स कितना 1,27,500 माइनस 25,500, COGS 1,02,000। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? अभी क्लोजिंग स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस direct expenses minus COGS. We don't have direct expense. तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में 10,000। ओपनिंग स्टॉक 10,000, नेट परचेजेस 2,59,600 माइनस COGS 1,02,000, closing stock will be there 1,67,600। क्या बात है, वेरी गुड, क्या फटाफट आंसर किया यार, अच्छा है, अच्छा है। चलो चेक करो, आराम से चेक करो, बताओ एवरीथिंग इज ओके। और अदरवाइज हम इसे स्टॉक अकाउंट बना के या ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते थे, स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट। सो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट वो आपको पता ही है, हम ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग में डाल देंगे और वहां से जीपी कैलकुलेट करके सब कुछ इंफॉर्मेशन फिल करके, कैसे, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 10,000, सेल्स, नेट सेल्स 127,500, नेट परचेजेस 259,600, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील। नेट सेल पे हमने निकाला जीपी 1/5, दैट इज 25,500। बैलेंसिंग फिगर विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक 167,600। फाइन, चलिए चेक कर लीजिए आराम से और बताइए यहां तक सब समझ में आ गया है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेक करें।
चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक बहुत हमें समझ में आ गया है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हैं। नाउ लेट्स सी एट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसे आप सॉल्व करेंगे। यस, इट्स योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो अभी तक हमने डिस्कस किया उस क्वेश्चन, वहां तक का डिस्कशन इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। फाइंड नेट सेल नेट परचेज। नेट सेल नेट परचेज हमें कैलकुलेट करना है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आर अवेलेबल। डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग क्लोजिंग balances are available. Then BR received, एंट्री बोलते चलो, BR received, BR to debtor, closing balance of BR is given, cash receipt from customer, cash receipt from customer, cash account debit to debtor, cash paid to supplier, cash paid to supplier, creditor account debit to cash, cash returned to customer, to customer, but cash return to customer, कैश रिटर्न टू कस्टमर, मतलब हमने कस्टमर को कैश वापस दिया है। अब कस्टमर को कैश वापस काय को देंगे, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ होगा हमारा, लेकिन कैश सेल्स वाला रिटर्न हुआ होगा। तो ये है एक तरह से सेल्स रिटर्न, कौन सा वाला, कैश वाला सेल्स रिटर्न। ये डेटर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप कस्टमर को कैश रिटर्न कर रहे हो तो पहले तो चीज आता है क्यों रिटर्न कर रहे हो, सर उसने गुड्स रिटर्न कर दिया होगा इसलिए हम उसे कैश रिटर्न कर रहे हैं। अभी कस्टमर ने आपको गुड्स रिटर्न किया है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, यस, इसका जर्नल एंट्री बनेगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैश, इसलिए डेटर अकाउंट इससे अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, लेकिन नेट सेल निकालोगे तो ये सेल्स रिटर्न माइनस होगा, ये वाला सेल्स रिटर्न माइनस होगा। क्लियर है? बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल का पेमेंट हुआ है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं सिर्फ जनरल एंट्री बात कर रहा हूं, सब क्लियर है? ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कोई यूज नहीं है। बी आर इंडोर्स्ड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर डिसऑनर्ड, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, वेरी गुड। इंडोर्स्ड बी आर रिसीवेबल, इंडोर्स बी आर डिसऑनर्ड, इंडोर्स बी आर डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, दोनों तरफ एंट्री होगा। बी आर डिस्काउंटेड, बैंक टू बी आर, लेकिन यहां डिस्काउंट का रेट दिया है, डिस्काउंट 20 रुपीज, नॉट डिस्काउंट 20 रुपीज, इसका मतलब एंट्री होगी बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर, बी आर इज ऑफ 2000, बैंक में आएगा 1980, डिस्काउंट में आएगा 20। अल्टीमेटली बी आर अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैंक 1980,
बाय डिस्काउंट 20। क्लियर? जर्नल एंट्री बना लो बस। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब कैश सेल्स रिटर्न इधर बोल दिया तो ये क्रेडिट वाला सेल्स रिटर्न हुआ है, ये डेटर अकाउंट में आएगा और ये नेट सेल कैलकुलेशन में भी आएगा। फाइन। परचेज रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, BR कलेक्टेड, BR कलेक्टेड, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू BR, टर्म मिस मत करो। कलेक्टेड मतलब BR का कलेक्शन आ गया, BR का पेमेंट आ गया। ओपनिंग BR, कोई दिक्कत नहीं है। कैश सेल्स 20% ऑफ नेट सेल्स एंड कैश परचेस 20% ऑफ नेट परचेस। क्रेडिट सेल अकाउंट से निकल गया, क्रेडिट सेल अकाउंट से निकल गया, लेकिन वो क्रेडिट सेल है, नेट नेट नहीं। हाँ, तो जो आपका क्रेडिट सेल आ रहा है, आपको ये बोला है कैश सेल्स इज 20% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स यानी क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ नेट सेल्स, है ना? तो जो क्रेडिट सेल जो कैलकुलेट होके आया दैट इज 80% ऑफ नेट सेल्स, लेकिन नेट सेल का मतलब होता है आफ्टर रिटर्न। ये वाला पोर्शन कैसे कवर करेंगे वो मुझे समझना है। ऊपर का सारा इंफॉर्मेशन इज थॉरोली क्लियर। BR अकाउंट, डेटर अकाउंट, BP अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, वहां से आप सारा कैलकुलेशंस कर लेंगे, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। मुझे चाहिए कि यदि मैं आपको यहां पे सेल्स फिगर दे दूं तो निकाल के बताएंगे। चलिए, तो हाँ, बोलो बोलो बोलो, सोचो जल्दी जल्दी। बिल्कुल हो जाएगा ना, कर सके ना, करके बताओ। ये लो, चलो लिखो क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में आपको दे रहा हूं 38,250। मुझे टोटल सेल्स का अमाउंट निकाल के बता दीजिए। क्रेडिट सेल्स इज 28,250, 38,250। आई वांट टोटल सेल्स। सोचो, इट इज योर क्रेडिट सेल्स, सपोज दैट कम्स फ्रॉम डेटर अकाउंट। ये आपकी टोटल क्रेडिट सेल्स है दैट कम्स फ्रॉम डेटर अकाउंट, है ना? और सेल्स रिटर्न हमें गिवन है, सेल्स रिटर्न हमें गिवन है कितना? 250। तो माय नेट क्रेडिट सेल्स इज 38,000। नेट क्रेडिट सेल्स इज 38,000 and it is 80% of total sales. तो 38,000 divided by 80%, 38,000 divided by 80%, 47,500 नेट सेल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नेट बोला है ना। तो आप यहाँ पे जो क्रेडिट सेल्स लेंगे वो भी नेट क्रेडिट सेल्स लेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। इसमें सेल्स रिटर्न जो कैश वाला है उसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ये नेट क्रेडिट सेल्स आ गया। नेट क्रेडिट सेल्स इज 80%, गलत,
गलत गलत, तुमने भी वही गलती किया बेटा। नेट क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ टोटल क्रेडिट, टोटल सेल्स या 80% ऑफ नेट सेल्स। करेक्ट, नाउ यू आर करेक्ट। तो नेट क्रेडिट सेल्स इज 80% ऑफ नेट सेल्स। तो डायरेक्टली हम नेट सेल्स पे पहुंच जाएंगे। अब नेट सेल्स पे यदि आप पहुंच गए हो तो उस कैश रिटर्न वाले पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। यदि यहां लिख देता टोटल सेल्स, कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो फिर हमें टोटल सेल्स मिलती, और वो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स रिटर्न बाद में माइनस करना रहता। समझे? ओके, तो यहां पे सिंपली डेटा क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे और उससे टोटल आंसर निकालेंगे। आंसर लिख दीजिएगा, नेट सेल्स इज 47,500, नेट परचेज, नेट टोटल परचेज की बात कर रहा हूं मैं, नेट टोटल परचेज इज 42,500। Credit sales that will come from debtor account 38,250, and credit purchase that will come from creditor account is 34,670। ये आप आंसर्स नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिएगा। यहां तक अभी हमने जो भी डिस्कस किया वहां तक का हमने प्रैक्टिस भी कर लिया। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बीआर एंड बिल्स पेबल, यहां तक सब कुछ क्लियर है। नाउ मूव करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू अकाउंट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट का मतलब हम यहां बात करने चल रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंसेस की। सेल्स, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यहां तक सब कुछ। अब पी&एल भी तो बनाना है। अभी पी&एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंसेस की जरूरत है। और बहुत इंटरेस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस वाला पार्ट। इनकम एंड एक्सपेंसेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्या होता है? सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस का पेमेंट, है ना, एंट्री लिखते चलते हैं। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस पेड तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बट जब ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस हमने ये पे किए, ये जरूरी नहीं है कि हमने पूरे पे कर दिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जाके हम ये चेक करते हैं कि आउट ऑफ एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कोई आउटस्टैंडिंग है या कोई प्रीपेड तो नहीं है। दो चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। सपोज जो भी एक्सपेंसेस हमने ये पे किए इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो हम एक एंट्री डालते हैं आउटस्टैंडिंग की। क्या एंट्री होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और यदि कोई एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड छोड़ दिया है, प्रीपेड कर दिया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो हम प्रीपेड की एंट्री डालते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज आर असेट, और असेट को डेबिट करना होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ये तीन एंट्रीज बचपन में हमने पढ़ी है, और यहां पे एक्सपेंसेस के बारे में दो फैक्ट हमने ऑलरेडी समझे हैं कि यदि हम एक्सपेंसेस पेंडिंग छोड़ते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लायबिलिटी होती है।
और यदि हमने एक्सपेंसेस का एडवांस पेमेंट कर दिया है तो वो हमारे लिए असेट्स होते हैं। यहां तक तो सबने पढ़ा है, लेकिन इसके बाद का अगले साल जब हम पहुंचते हैं तो अगले साल क्या होता है उसका फैक्ट हमारे साथ मिसिंग था। नेक्स्ट ईयर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ईयर? से टोटल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, उसमें से 5,000 आउटस्टैंडिंग चल रहा है, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस 5,000 आउटस्टैंडिंग है, और कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस 3,000 हमारा प्रीपेड है। ठीक है, अभी बोलो नेट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, नेट एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, इस साल का नेट एक्सपेंस कितना होगा मेरा, जो पीएनएल में जाना चाहिए, जो पे किया वो नहीं, आउटस्टैंडिंग प्लस और प्रीपेड माइनस करके, तो इट विल बी 52,000। और ऐसे देखो एंट्री से डेबिट डेबिट माइनस क्रेडिट 52,000। चलो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस में तो 52,000 चला गया, 5,000 लाइबिलिटी में चला गया, 3,000 असेट में चला गया, और कैश में 50,000 चला गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर? आउटस्टैंडिंग जो था पिछले साल उसका पेमेंट करेंगे, और प्रीपेड का क्या होगा सर? प्रीपेड का बेनिफिट लेंगे। प्रीपेड का जो बेनिफिट मिलेगा उसकी कोई एंट्री होगी? और आउटस्टैंडिंग का जो पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री होगी? सर आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करेंगे उसकी तो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? जो ये आउटस्टैंडिंग अगले साल नेक्स्ट ईयर जाके इन आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री करोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जब भी मैं ये पेमेंट करूंगा, है ना, यही पता है, मैं तो यही सीखा है। लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा लाइबिलिटी है, एंड इन नेक्स्ट ईयर मैं अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं। गलत है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ये तो थ्योरेटिकली हमने कि लाइबिलिटी चल रही है बैलेंस शीट में, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल ओपन किया हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस साल ओपन किया, कौन सी एंट्री से? इस वाली एंट्री से, जिसमें हमारे पास आया बाय एक्सपेंसेस 5,000, और हमने इसको अगले साल बैलेंस कैरी कर दिया। अगले साल यहां बैलेंस लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, और आप बोल रहे हो कि हम यहां एंट्री कर देंगे टू बैंक पेमेंट। नहीं नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता यार। अगले साल कब पेमेंट करोगे इसकी डेट पता है क्या आपको? नहीं मालूम ना, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर सो कॉल्ड ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट सुना है? ओपनिंग एंट्री, ईयर क्लोज करते वक्त क्लोजिंग एंट्री करते हैं, ईयर ओपन करते वक्त ओपनिंग एंट्री करते हैं। तो जब हम ओपनिंग एंट्री करेंगे ना भाई, तो हम इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वापस एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर देंगे टू एक्सपेंसेस अकाउंट। क्योंकि जब एक्सपेंसेस का पेमेंट करने जाओगे ना, एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सिंपली मान के चलो एक जूनियर अकाउंटेंट बैठा है, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कोई सीए सीएमए सीएस नहीं बैठा है, एक जूनियर अकाउंटेंट बैठा है। उसे ये नहीं मालूम कि पिछले साल का सेस एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का लास्ट ईयर का, लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का 5,000 का सैलरी पेंडिंग चल रहा था। वो एम्प्लॉय अकाउंटेंट के पास आता है, बोलता है सर मेरा सैलरी है 5,000 रुपए, पे कर दो। कैशियर ने वो 5,000 रुपए उसको सैलरी पे किया, वाउचर बनाया, एंट्री क्या डालेगा वो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई वो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश क्यों? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करो ना। सर मुझे क्या मालूम कितना आउटस्टैंडिंग था,
इतना अकाउंटिंग नहीं समझ में आता है मेरे को। मैं तो सैलरी पे कर रहा हूं, मैं तो सैलरी टू कैश ही करूंगा। वो तो ईयर एंड पे आपका जो सीए आता है उससे चेक करवा लेना, और ईयर स्टार्ट में ओपनिंग एंट्री करते वक्त चेक कराना, मेरे बस का नहीं है। यस और नो? बिजली का बिल उसके हाथ में आया, पेमेंट बाकी है, बिजली का बिल पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो पिछले साल से ही बाकी चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऑडिटर अपनी फीस मांगने आया, सर ऑडिट फीस दे दो, हमने एंट्री कर दिया ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो पिछले साल की ऑडिट फीस है, आउटस्टैंडिंग दिखा रखी है, मुझे नहीं मालूम। तो सर वो नहीं मालूम, वो गड़बड़ करेगा सर अकाउंटिंग में। इसलिए जो भी आउटस्टैंडिंग कैरी करके चल रहे हो ना आप, उसकी अगले साल ओपनिंग में ही रिवर्स एंट्री डाल के खत्म कर दो उसको। ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग का अकाउंट खुला, बैलेंस निकला, ईयर स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग का अकाउंट कैरी होके आया, एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफर मारा, खत्म। अब मैं इधर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाता हूं, इधर मैं एक्सपेंसेस अकाउंट बनाता हूं इस साल का। तो इस साल के एक्सपेंसेस अकाउंट में आएगा बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां लायबिलिटी खड़ी हो गई ना, एक्सपेंसेस के अकाउंट में लायबिलिटी खड़ी हो गई। अब जब भी मैं ये पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैं यहां पे टू कैश डाल दूंगा, अपने आप ये पेमेंट हो जाएगा। मैं इस आउटस्टैंडिंग के अकाउंट को कंटिन्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग असेट लायबिलिटी प्रीपेड एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अकाउंट बिजनेस में कैरी नहीं होते, ईयर एंड पे खुलते हैं और नेक्स्ट ईयर एंड स्टार्ट पे ट्रांसफर करके खत्म कर दिए जाते हैं इमीडिएटली। अल्टीमेटली पूरे साल जो अकाउंट चलता है वो किसका चलता है? पूरे साल जो अकाउंट चलता है वो किसका चलता है? एक्सपेंस का अकाउंट चलता है, एक्सपेंस का अकाउंट चलता है। अभी आ रहे हैं एक एक चीज, एक एक समझो, वरना भी वो ओवरलैपिंग होकर लोड बढ़ जाएगा दिमाग पे। आउटस्टैंडिंग की बात समझो पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ तो मैंने एंट्री क्या किया, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर लायबिलिटी क्रिएट कर दी है। अगले साल आए सर, अगले साल आए तो अगले साल ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी का लेकर आए थे, इन ऑर्डर की पेमेंट करेंगे। लेकिन व्हेनेवर वी विल पे थ्रू एक्सपेंसेस, तो हमने इमीडिएटली उस अमाउंट को एक्सपेंसेस में ट्रांसफर डाल देना है और खत्म कर देना। यदि ट्रांसफर आया तो यहां एक्सपेंसेस के अकाउंट में आपको दिखेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस के अकाउंट में दिख रहा है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कब दिख रहा है? 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अगले साल के शुरू में। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर से जो कैरी फॉरवर्ड होके आया है, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में होनी चाहिए, है, पिछले साल की है, इस साल के लिए ओपनिंग है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब प्रीपेड की बात करते हैं। सर प्रीपेड का यदि मैं अकाउंट यहां देखूं तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में एंट्री हमने किया था प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो यहां हमने टू एक्सपेंसेस लिखा होगा सर पिछले साल। अभी क्या किया सर, इस बैलेंस निकाल दिया, ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी कर दिया, है ना? अब ये बैलेंस पड़ा है आपकी असेट की फॉर्म में, हम बोल रहे हैं सर इसका बेनिफिट उठाएंगे, हम बोल रहे हैं इसका बेनिफिट उठाएंगे। बेनिफिट उठाने की एंट्री बोलो, बेनिफिट उठाने की एंट्री बोलो। ये मेरा वो एम्प्लॉई है जिसने अप्रैल की सैलरी ले ली मुझसे 2000 रुपए, और वो अप्रैल में जॉब कर रहा है, मेरे यहाँ काम कर रहा है, मैं अप्रैल का सैलरी उसको नहीं दूंगा। मेरा अकाउंटेंट को एंट्री डालेगा? मेरा कैशियर को एंट्री डालेगा? कैसे डालेगा? उसने तो सैलरी पे करी नहीं, वो तो ये जानता है पे हुआ तो एंट्री होगी, वो ये तो नहीं है अरे यार ये अप्रैल की सैलरी ले चुका है, अप्रैल में काम कर चुका है, अच्छा कर लिया, इसका बेनिफिट मिल गया, एंट्री डाल दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। इतना दिमाग नहीं लगाने का। तो सर जैसे ईयर स्टार्ट होना,
इस प्रीपेड एक्सपेंस को भी उठा के एक्सपेंस में शिफ्ट कर दो, अपने आप पहुंच जाएगा वहां पे बाय एक्सपेंस। बाय एक्सपेंस ट्रांसफर मार दिया मैंने एक्सपेंस अकाउंट में, तो एक्सपेंस के अकाउंट में यहां आ जाएगा टू प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारी? असेट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारी? डेबिट में आ रही है। ये पिछले साल का प्रीपेड है, तो इस साल के लिए क्या है? ओपनिंग, डेबिट में आ रहा है। बात समझ में आ गई? दैट मीन्स कोई आउटस्टैंडिंग का अकाउंट नहीं, कोई प्रीपेड का अकाउंट नहीं, ना हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन करने वाले हैं, ना ही हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ईयर स्टार्ट होते ही ओपनिंग एंट्री की फॉर्म में whatever amount of outstanding expenses as liability you are carrying from previous year transfer to expense, ट्रांसफर एंट्री मार दी जाती है। और जो भी अमाउंट आप प्रीपेड एक्सपेंसेस का एज एन असेट कैरी करके लेके आए हो, ट्रांसफर टू एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एंट्री मार दी जाती है। गेम खत्म। तो मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड बंद हो जाता है। प्रीपेड एसेट है, डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग प्रीपेड डेबिट में आएगा, तो क्लोजिंग प्रीपेड ऑपोजिट साइड क्रेडिट में आएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। पता है ना? ये तो बिल्कुल पता है। बात समझ में आई? और ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट किया वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया वो पता चल जाएगा, और कितना ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस है जो पीएनएल में जाना चाहिए वो पता चल जाएगा। एंट्री कर ले। जनरल एंट्री देखते हैं पहले सारे ट्रांजैक्शन की। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग प्रीपेड को ट्रांसफर एंट्री मारने का। तो पहली ट्रांसफर एंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन सा? ओपनिंग, डेबिट टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेबिट टू एक्सपेंस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, कौन सा? ये भी ओपनिंग। पहले ये दो ट्रांसफर एंट्री डलेंगे, देन ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंसेस आपने पे किए उसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये पिछले वाले पे किए, आगे वाले पे किए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जब भी आपने एक्सपेंस पे किया एंट्री तो यही बनाई है ना हमेशा, एक्सपेंसेस टू कैश। आपने कभी ये एंट्री बनाई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश? बनाई नहीं हमने एंट्री। तो क्या पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं आ रहा था क्या? पता नहीं, पे नहीं किया होगा का किया होगा। क्यों एंट्री नहीं बनाई आउटस्टैंडिंग टू कैश? क्योंकि आउटस्टैंडिंग पहले ही एक्सपेंसेस में ट्रांसफर होके खत्म कर दिए थे हमने, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू कैश नाम से कोई एंट्री नहीं बनाई है। तो ये पेमेंट हो गया, ये पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। पेमेंट करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। पीएनएल में कितना जाएगा? एक्सपेंसेस पीएनएल में कितना जाएगा? सर हम चेक कर दें पहले, ये देखो कि जो पेमेंट किया है इसमें कोई नेक्स्ट ईयर का पेमेंट तो नहीं कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर का पेमेंट किया तो क्लोजिंग एंट्री डलेगी, एक क्लोजिंग एंट्री डलेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कौन से वाले? ये क्लोजिंग वाले टू एक्सपेंसेस। और ऐसे ही एक आउटस्टैंडिंग की एंट्री डलेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से वाले? क्लोजिंग वाले। और जब जैसे ही सारी एंट्रीज कंप्लीट होंगी, यू विल कम टू नो कि एक्सपेंसेस इस साल
कितने हुए, मतलब इस साल के खर्चे कितने जो पी एंड एल में जाने चाहिए, पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, एंट्रीज नोटेड। जैसे लेजर में आते हैं, लेजर में किसका बनेगा, अब एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा, जिसमें बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग आएंगे, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग वाले आएंगे, और जब ये दोनों एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे तो क्लोजिंग भी डाल दो, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग एंड बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग। ये चारों पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब ड्यूरिंग द ईयर जितने भी आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, जिसकी एंट्री बनाई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो ये हो गया टू कैश और बैंक पेड ड्यूरिंग द ईयर। पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब आपका बैलेंस बचेगा इधर, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, ऑफ द करंट ईयर। बात क्लियर है? ये 6 इंफॉर्मेशन के अलावा एक्सपेंसेस के अकाउंट में कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ये आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होंगी एक्सपेंसेस के अकाउंट में, जिससे हम ये ढूंढ के निकालेंगे जो भी मिसिंग है। पेमेंट ऑफ द ईयर कैश बुक से रिलेटेड, एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर प्रॉफिट से रिलेटेड, और प्रीपेड किधर को, लास्ट ईयर की असेट, आउटस्टैंडिंग किधर को, लास्ट ईयर का लाइबिलिटी, प्रीपेड किधर, करंट ईयर की असेट, और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की लाइबिलिटी। तो कौन सी चीज किधर जाने को, वो भी नोट डाउन करके चलेंगे। असेट जितने भी अवेलेबल होते हैं ना, अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं किया हुआ होता है, लेकिन यदि एक एम्प्लॉय को मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो मैं सिग्नेचर लूंगा। मैं बिजली का बिल जमा करा रहा हूं तो रिसीट लेके आऊंगा, ये तो मालूम होगा। कोई बिजली का बिल, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है तो वो आउटस्टैंडिंग है, ये मुझे मालूम होगा कि सर बिल आया हुआ अभी जमा नहीं करवाया। यदि मैंने किसी को रेंट एडवांस में दिया है तो उससे रेंट की रिसीट ली होगी, जिसको देख के पहचान जाऊंगा कि हाँ ये तो अगले साल का रेंट पे किया हुआ है, प्रीपेड है। तो दैट इज योर जॉब टू जज। वो तो अपने सारे के सारे वाउचर्स प्रोड्यूस करके दे देगा, आप मांगो। यहाँ पे तो सब कुछ सप्लाई किया हुआ है आपको, यहाँ पे तो हमें क्या बोलते हैं, इनपुट दिया हुआ है, डेटा सारा सप्लाइड है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ये सप्लाइड डेटा नहीं होता, हमें ये डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। लाइक इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को सिंगल एंट्री से फुल कन्वर्जन डबल एंट्री सिस्टम पे कन्वर्ट किया है, नंबर ऑफ कंपनीज का किया है, प्रैक्टिकली किया है। जब इनकम टैक्स का डंडा आता है सर पे तो तब भागते हैं वो। अभी उस वक्त कंप्लीट करने में मैं डेटा कैसे कलेक्ट करके लाया, दैट आई नो, कि भाई सेल कितनी है, सर सेल हुई कितनी हुई, पूरे साल का सेल चाहिए ना मुझे। सर कुछ सेल तो बिल काटे मैंने, हर सेल का बिल देता है क्या कोई दुकानदार आपको, नहीं देता ना। तो सेल बहुत कम मालूम है मेरे को, मुझे सेल उतनी मालूम है जिसका पेमेंट मेरे पास चेक से आया।
सेल कहां से लाओगे, बिल तो बनाई नहीं है आपने। चलो ठीक है, दूसरी बात करते हैं, परचेज। सर परचेज तो पता कर सकता हूं कैसे, सप्लायर से बिल आता है परचेज का, तो चलो वो तो है, हाँ सर वो है, इनवॉइस मिल गए, जिन इनवॉइस से परचेजेस रिकॉर्ड हो गई, और उसमें कौन सी कैश है और कौन सी परचेज का कब पेमेंट किया, वो इतनी प्रैक्टिस तो है कि पेमेंट करते हुए तो उस इनवॉइस पे थप्पा लगा के लिखते हैं कैश या पेड बाय चेक, चलो वहां से पता चल गया। एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कितने हैं तुम्हारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, कितनी कितनी सैलरी है, सबको दे दी, हाँ सर दे दी, इनवॉइस वाउचर बनाओ सबके बैठ के, बना दो सपोर्टिंग, क्या दिक्कत है, सिग्नेचर ले लो, मेरे को तो प्रूफ चाहिए, रिकॉर्ड तो मेंटेन करूंगा मैं, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट भी तो साथ में लगाना पड़ेगा। हाँ चलेंगे ना, दिक्कत का है भाई, ठीक है, हमने डेट डालनी है ना, हर महीने की डेट पे साइन करवा लूंगा एम्प्लॉय से। मेन चीज आप कुछ गलत चीज नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट है तो उनको कंप्लीट कर रहे हो, एक्चुअली पे किया है ना मैंने सैलरी, एम्प्लॉय इज देयर, उसको सैलरी पे किया है, तो बस कैश में चेक से पे किया तो बैंक में डिटेल उठा लिया। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है वो तो बैंक स्टेटमेंट दे दे भैया पूरे साल के, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में सारे प्रूफ निकल के आ जाएंगे, किधर किधर चेक से पेमेंट हुआ, बड़ा पेमेंट जो भी होगा दिख जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ सर हर महीने के बिल होंगे, वो रख दो। तो ऐसे एक एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है। सेल्स कितनी हुई ये नहीं पता, कोई बात नहीं, स्टार्ट में स्टॉक कितना था, माल कितना नया खरीदा, बचा कितना है, ये तो मालूम है, इससे मैं निकाल लूंगा सेल कितना हुआ, लेकिन इससे सेल की कॉस्ट निकलेगी, सेल की प्राइस नहीं आएगी। तो उससे पूछेंगे नॉर्मली कितना मार्जिन लेता है भाई, तो मार्जिन ऐड करके सीओजीएस निकलेगी ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सीओजीएस निकलेगी, मार्जिन ऐड करके देख लूंगा सेल कितनी हुई है, और उस सेल में कुछ चेक से हुई होगी तो बैंक से पता चल जाएगी, और जो चेक से नहीं होगी वो कैश में डालेंगे। क्योंकि आज की डेट में आप पान वाले को जाके बोलो कि कितनी सेल हुई है, क्या बिल देगा क्या, वो गल्ला उठा के ही बोलेगा ना, कि शाम को देखेगा सर सुबह खाली लेके बैठा था, शाम को 5,000 रुपए पड़े हैं इसके अंदर, तो आज की सेल 5,000 रुपए, हाँ हाँ याद आया, 1,000 रुपए का सामान भी खरीद के लाया था, तो आज की सेल 6,000, ऐसे रिकॉर्ड किया होगा ना। तो ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और जिसको हम करेक्ट करेक्ट वेरी गुड, ये एनपीओ में किया था एग्जैक्टली वही चीज है, ये एनपीओ में किया था एग्जैक्टली वही चीज है, बिल्कुल सही, गुड। ये हो गई लाइबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर, इट इज असेट ऑफ करंट ईयर, इट इज लाइबिलिटी ऑफ करंट ईयर, ये जाएगा कैश बुक में, और ये जाएगा ट्रेडिंग और पी&एल में। भाई वेजेस का अकाउंट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी का अकाउंट है तो पी&एल में जाएगा। बताइए क्या ख्याल, समझ में आया एक्सपेंसेस का पार्ट। तो एक नए पॉइंट पे एंट्री मार रहे हैं हमने, रेवेन्यू एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में एक्सपेंसेस हमने यहां समझा कि किस तरह से आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को लेके चलना है। आई थिंक परफेक्टली क्लियर टू एवरीवन। अब मैं इसी में रेवेन्यू डालूं तो रेवेन्यू में अब मुझे शायद कुछ ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब आप इतने समझदार हो गए ये बात समझ के। रेवेन्यू के केस में, इनकम के केस में अनअर्न्ड, अक्रूड, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अक्रूड इनकम का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो उसकी एंट्री भी होगी, क्या एंट्री होगी, अक्रूड इनकम की क्या एंट्री होगी, अक्रूड इनकम हमारी असेट होती है, तो वहीं से आपको एंट्री ड्रॉ होगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। अनअर्न्ड इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। अब जब आप ये बोल रहे हो कि अक्रूड इनकम असेट होती है, अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस मिल गए इनकम अकाउंट के, असेट है अक्रूड तो डेबिट साइड में, और अनअर्न्ड है लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग ऑपोजिट साइड में, और इनकम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम,
तो आ जाएगा बाय कैश, ये पी एंड एल चल के उधर उठ के डेबिट नेट इनकम आ जाएगी जो पी एंड एल में जाएगी। इनकम अकाउंट बन गया बॉस। आया समझ में? तो जब एक्सपेंसेस की बात समझ में आ गई तो इनकम क्लिक हो जाएगा, बड़े प्यार से क्लिक हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर परफेक्टली। बना लें, चलो लेट्स ड्रॉ इट। इनकम की एंट्रीज करेंगे पहले। मैं 2 एंट्री के लिए स्पेस खाली रख रहा हूं आपके लिए। पहले इनकम पेमेंट की एंट्री, इनकम रिसीव होने की एंट्री, 2 एंट्री की जगह रखना, रिवर्स आएंगे। इनकम रिसीव होने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम या रेवेन्यू। इनकम अक्रूड, ये तो हो गया रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम की एंट्री होती है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। कौन सी वाली अक्रूड है ये? क्लोजिंग, है ना। अनर्ड इनकम की एंट्री बोलो, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनर्ड इनकम, ये कौन सी वाली? अगेन क्लोजिंग वाली। ये तीनों तो पता है हमें, इनकम का रिसीव होना, ईयर एंड पे अक्रूड इनकम का एडजस्टमेंट और अनर्ड इनकम का एडजस्टमेंट। लेकिन अब एक दो चीज जो हमें नहीं पता थी, जो अभी पता चली। क्या सर? नेक्स्ट ईयर यही ट्रांसफर एंट्री बनती है, और ट्रांसफर एंट्री मतलब इन दोनों की रिवर्स एंट्री। तो ओपनिंग में इनकम डेबिट टू अक्रूड इनकम, ओपनिंग वाली, और अनर्ड इनकम डेबिट टू इनकम, ओपनिंग वाली। तो 2 ट्रांसफर एंट्री आई, फिर पेमेंट की एंट्री, और फिर लास्ट में क्लोजिंग एंट्री। एवरीथिंग इज क्लियर? पक्का? श्योर? अकाउंट बनाते हैं, इनकम अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट। सबसे पहले तो असेट, ओपनिंग वाली कौन सी असेट होती है? अक्रूड। तो असेट इससे याद रह जाएगा, अक्रूड इनकम ओपनिंग, और लाइबिलिटी होती है अनर्ड। तो अनर्ड इनकम ओपनिंग। और जब ये यहां लिखा है तो इसका क्लोजिंग अपोजिट होता है, ये भी याद रह जाएगा, टू अनर्ड इनकम क्लोजिंग एंड बाय accrued इनकम क्लोजिंग। दो चीज हुई, ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड बाय कैश या बैंक, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और इससे आपको पता चल जाएगा पी एंड एल, इनकम ऑफ करंट ईयर नॉर्मली विल बी योर बैलेंसिंग। इज इट क्लियर? ओके, तो
इसी के साथ इनकम एंड एक्सपेंस का हमारा डिस्कशन खत्म। क्लियर है? एक और पॉइंट, एक और स्टेप आगे चले। स्टार्ट किया था टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर, बी आर बी पी क्वेश्चंस किए, फिर हम आए ट्रेडिंग सीओजीएस क्वेश्चन किया, अब हम आ गए हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम पे। इसके साथ एक दो एडिशन और डालेंगे, देन फिर हम कंप्लीट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? ओके, चलिए तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे यहीं से, लेकिन तब तक जो क्वेश्चंस आपको बोले करके रखने का, और जो डिस्कशन हमने किया रिवाइज करके रखने का। ठीक है? ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।